एमएससी के सिलेबस में नहीं होना चाहिए, अभी होना चाहिए। रैंडम वॉक प्रॉब्लम इसीलिए पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है so that we are able to understand the concept of probability and how to deal with random quantities. और ये जो है दैट उसके जो रिजल्ट्स है दे आर एसेंशियल इन स्टडिंग द एनसेम्बल थ्योरी। अभी हम लोग एनसेम्बल थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो है हम तुमको बता दें कुछ चीजें जो हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं बट दे आर एसेंशियल। एक इसमें सिस्टम, एक हम लोग सिस्टम अभी नहीं कहेंगे, इसमें हम लोग एक टॉपिक मैंने जो अभी पढ़ने वाले हैं इसको एकदम प्रिलिमिनरी लेवल से ही हम शुरू कर रहे हैं, जो जिसके बारे में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत आइडिया हो। द आइडिया ऑफ systems and ensembles। तो यहाँ पे पहले जो है हम लोग बात करते हैं ये सिस्टम का। सिस्टम जब हम लोग कहते हैं, सिस्टम माने क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में? थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हो ना, बिगिनिंग में ही पढ़ा जाता है, बहुत इनिशियल लेवल में, सिस्टम सराउंडिंग। सिस्टम माने वो होता है जिस पर जो है हम काम कर रहे हैं या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। अब हम किसी भी सिस्टम को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो जो हमारा जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता है कुछ भी हो सकता है। ये सिस्टम जो है हमारा एक बर्फ का टुकड़ा हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, गैसियस सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। एक हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। तो सिस्टम जो है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक कोई केमिकल कंपाउंड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी ए सिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब होता है द एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग और द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम implies the object that we are studying or the object of interest, इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम। इट कैन बी एनीथिंग, anything can be regarded as a system. A solid, liquid, gas, electrons flowing in a conductor, कुछ भी हो सकता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, वो सिस्टम है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है किसी किसी सिचुएशन में जो ये सिस्टम जिनसे बना हुआ है वो सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं उन्हें मैक्रोस्कोपिक स्केल। मैक्रोस्कोपिक स्केल मतलब बताया था, मैक्रोस्कोपिक स्टेट वो होता है जिसको हम मेजर कर पाए, जिसको हम देख पाए। कभी कभी हमारा सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल भी हो सकता है, क्वांटम सिस्टम हो सकता है। ठीक है, अब इसी सिस्टम को हमने स्टडी करना है, इसी सिस्टम को जो है हमको इसके एस्पेक्ट्स को समझना है। समटाइम्स द सिस्टम कैन बी ए atom or an electron or a molecule, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हाउ टू स्टडी दिस सिस्टम,
यही हमको पढ़ना है यहाँ। इन जनरल जो हमारे पास सिस्टम होते हैं, दे आर ऑफ मैक्रोस्कोपिक नेचर। मैक्रोस्कोपिक माने जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, देख सकते हैं जिसको। इन जनरल द सिस्टम्स आर ऑफ मैक्रोस्कोपिक नेचर। ये मैक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोगों को थर्मोडायनामिक या स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो थर्मोडायनामिक या स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान देना, थर्मोडायनामिक और स्टैटिस्टिकल जो दोनों प्रॉपर्टीज है, इसको और करके यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स जो है लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, माने ये दोनों सिस्टम जुड़े हुए, ठीक है। तो इस तरह के किसी सिस्टम को समझने के लिए या इस तरह के किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो पहला हमारा रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट होता है कि वी मस्ट स्पेसिफाई और वी मस्ट नो ऑल द पैरामीटर्स व्हिच आर फिक्स्ड बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, उसमें कोई गैस कंटेन्ड है, तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है, ये हमको जानना होता है। हमको कुछ पैरामीटर्स चाहिए टू डिस्क्राइब दैट सिस्टम। हमको कुछ नंबर्स चाहिए जो उस सिस्टम को डिस्क्राइब करे। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, ये सारे पैरामीटर्स जो है दे आर नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम। सवाल ये है कि ये नंबर्स आए कैसे, ये नंबर्स आए कैसे, ठीक है। एंड दैट इज द स्टैटिस्टिकल अप्रोच। यही स्टैटिस्टिकल अप्रोच है कि ये जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स हम कैसे फिक्स कर रहे हैं, ये पैरामीटर्स कैसे आए। टू स्पेसिफाई द सिस्टम, वी नीड ए set of numbers or parameters that are fixed by some external factor। एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इन पैरामीटर्स को सेट कर रहे हैं या सेट किया हुआ है। कोई कंटेनर में गैस है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है, ये सब जो है ये पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स कैसे अराइज हो रहे हैं, यही हमको पढ़ना स्टैटिस्टिकल अप्रोच में। तो इसको जानने के लिए अब ये सिस्टम जिससे बना हुआ है, जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, उसके बारे में हमको जानना होता है, ठीक है। उसके बारे में हमको पता होना होता है। टू एग्जैक्टली नो or specify, to exactly specify the system, we have to know the atomic or molecular constitution of the body, of the system। बॉडी नहीं, सिस्टम। यहाँ पे बॉडी नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे सिस्टम कहा जा रहा है। मैंने वो मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका क्या स्टेट है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके साथ क्या हो रहा है, ये सब चीजें जानना होता है, ठीक है। एंड हेयर अराइजेस द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमको अगर एग्जैक्टली पता करना है, अब यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर दिए एग्जैक्टली। हाउएवर जब हम एटॉमिक स्टेट में जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, एकदम माने एकदम बेसिक लेवल में जाते हैं, बेसिक कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, वहां पे जब भी हम लोग एटॉमिक वर्ल्ड में एंटर करते हैं, एक प्रिंसिपल जो है, एक सिचुएशन जो है वो अराइज करता है, एंड दैट सिचुएशन इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एट द एटॉमिक लेवल द knowledge of the motion and position of the particles is limited
बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि उस लेवल में हम जिस लेवल पे जा रहे हैं उस लेवल पे जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डोमिनेंट। क्वांटम पार्टिकल्स जहां पर मास जो है, जिनका मास it is comparable or it is close to the Planck constant, at those levels or those situations uncertainty principle is there, it is playing an important role. Uncertainty principle पढ़े हो कि नहीं पार्ट 2 में? आ? यस सर। क्या बताता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? सर पोजीशन एंड मोमेंटम को सर एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी एक को मेजर करेंगे तो सर दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक्स एक्सिस में मोमेंटम मेजर करें, वाई एक्सिस में पोजीशन मेजर करें, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी सर प्रिंसिपल एक ही टाइम पे सर नहीं हो पाएगा सर। क्यों नहीं हो पाएगा? एक ही टाइम पे हम वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगा। यहाँ पे जो है अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम एक्सिस, अगर हम दोनों चीजों को एग्जैक्टली मेजर करने जाएंगे देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन द वैल्यूज ऑफ देयर पोजीशन एंड मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है। अगर हम एक्स कंपोनेंट में पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स डायरेक्शन या एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को मेजर करने जा रहे हैं, तो वहां पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करेगा। एक जो है तुम्हारे पास लिमिटेशन आ जाएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ए काइंड ऑफ लिमिटेशन कि हम जो है एक्स को और पी एक्स को एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं। एक्स के मेजरमेंट में और पी एक्स के मेजरमेंट में जो है एक स्प्रेड रहेगा, फैला हो रहेगा, डेल एक्स एंड डेल पी एक्स, और इसका प्रोडक्ट जो है इट इज इक्वल टू द प्लांक कांस्टेंट। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज बेसिकली ए लिमिटेशन ऑन द मेजरमेंट, कि दोनों चीजों को अगर हम मेजर करने जाए तो हमको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोड्यूसेस spread in the values of the measured quantities. Uncertainty principle introduces a spread in the values of the measured quantities. ये मेन कारण होता है, ये जो है दिस इज द कंडीशन। ठीक है, हम दोनों को एक साथ नहीं मेजर कर सकते उसी एक्सिस में, एक उसमें लिमिटेशन आ जा रहा। तो जब भी हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं या एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल में जाते हैं, देयर इज दिस लिमिटेशन, ये एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब अगर इस रेस्ट्रिक्शन के अलावा भी एक मेन रेस्ट्रिक्शन जो है हमारे पास पार्ट, ये तो क्वांटम कंडीशन हो गया, दिस इज ए क्वांटम रेस्ट्रिक्शन, दिस इज ए क्वांटम रेस्ट्रिक्शन। क्वांटम कहो या दिस इज ए नेचुरल, हाँ नेचुरल तो दोनों है, क्वांटम रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वहां पे हमारे जो मासेस हैं दे आर कंपेरेबल टू एच बार, और जैसे ही एच बार के कंपेरेबल कुछ हो जाता है, द वेव प्रॉपर्टी एंड द पार्टिकल प्रॉपर्टी दे आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली, और जहां भी वेव आता है वहां पर रैंडमनेस आता है। तुम एसी पढ़े हो, वेव्स के बारे में पार्ट 2 में भी तुम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा है, दैट इज बेसिकली ए वेव इक्वेशन। सारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन दिस वेव पार्टिकल डुअलिटी और वेव पार्टिकल मूविंग टुगेदर। दूसरा जो कंडीशन यहाँ पे आता है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन आता है जो कि एक कॉमन रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी, कि हमारे पास पार्टिकल्स कितने होते हैं, एक मोल अगर हम ले उसमें 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। सभी 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का मोशन और पोजीशन का कैलकुलेशन करना, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते। another restriction is that
another restriction is that we have a we have 10 to the power 23 particles, क्योंकि अगर हम एक मोल भी लेते हैं तो हमारे पास जो है 10 to the power 23 पार्टिकल्स है और वो सब मोशन कर रहे हैं. सो वी हैव 10 to the power 23 degrees of freedom. We have 10 to the power 23 particles in a system with same number of degrees of freedom or motion coordinates. This means that we need 10 to the power 23 equations to describe the motion and position of all the particles. And this is impossible. ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को हम स्टडी करने जाएं, उसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम ये जानना चाहते हैं कि उसके जो पैरामीटर्स हमने फिक्स किए, ये पैरामीटर्स कैसे आए, अगर हम ये जानना चाहें, हमारे पास ये दो रिस्ट्रिक्शंस आ गए. वी हैव दीज टू रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, तो अब उपाय क्या है? उपाय ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये एस्टैब्लिश्ड है कि किसी सिस्टम के बारे में हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल कंडीशन हम कहें, जो मोस्ट सुटेबल कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि वी स्टडी द सिस्टम एट ए स्टेज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. हम इन इक्वेशंस को बिना डिटेल में सॉल्व किए, हर एक पार्टिकल के इक्वेशन को बिना डिटेल में सॉल्व किए, अगर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, वी हैव वन वे आउट और वी हैव वन ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज टू स्टडी द सिस्टम नियर और एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. टू स्टडी द सिस्टम without going into detail of the motions and equations of individual particles, the way out is to study the system at थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या उसके नजदीक. ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग क्यों ले रहे हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम माने क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स तो पढ़े हो तुम लोग, बहुत बेसिक चीज है, तैयारी वारी करते हो उसमें थर्मोडायनामिक्स तो रहेगा ही. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? हेलो, अरे बोलो भाई, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? थर्मल, मैकेनिकल और एक नहीं, हम खाली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अलग चीज है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो तो द थिंग्स बिकम मच इजियर, वी कैन स्टडी द सिस्टम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्या होता है, पहले से क्यों कर रहे हैं, चलो हम बताएंगे. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है ये बताओ. थर्मोडायनामिक, हाँ बोलो बोलो बोलो. सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं होता. हाँ, एनर्जी का फ्लो नहीं होता है. वो जो है इट इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जब नेट एक्सटर्नल फैक्टर्स जीरो हो जाते हैं. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में माने नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पे जीरो है. नेट एक्सटर्नल फोर्स
जब ये एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है या एनर्जी का कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, दिस मीन्स it has attained a balancing situation with all the things that are around it. कहने का सेंस ये है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जब वो सिस्टम जो है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो अपने आसपास में जो कुछ भी है जिसको हम सराउंडिंग कह रहे हैं, उस सराउंडिंग के साथ जो है उसने अपना एक बैलेंस बना लिया। और ये बैलेंस कैसे बनाया? बाय सम इंटरैक्शन, बाय सम एक्सचेंज, उसने जो है अपना बैलेंस बना दिया। एक गरम मेटल का बॉल है, उसको हम एक बाल्टी पानी में डाल दिए, कुछ समय बाद जो है वो ठंडा होके रुक गया, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। पहले तो उसने हीट काफी सारा छोड़ा, बहुत बड़ा सा बाल्टी में पानी डाल दिए हैं, उसमें उसको रख दिए, कुछ समय बाद वो जो है पानी के टेम्परेचर और ये टेम्परेचर बराबर हो गया। बराबर हो तो जाएंगे। ये जो है, ये जो सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में जाने का मतलब है इट इज नाउ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ व्हाटएवर इट हैज इन इट्स सराउंडिंग एंड ए बैलेंस इज एस्टैब्लिश्ड। एक बैलेंस में चला जा रहा है वो। जब भी बैलेंसिंग होगा, फ्लो बंद हो जाएगा। तुम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट पढ़े होगे, पार्ट 2 में तुमने शेरिंग ब्रिज ये सब पढ़ा होगा। जब बैलेंसिंग कंडीशन होता है तब डिटेक्टर आर्म में से जो है जीरो करंट फ्लो होता है। माने Yes, sir. बेसिकली है क्या कि वो इक्वेशन कैसे आता है उसका डेरिवेशन कभी देख लेना। पोटेंशियल्स जो है वो अपने एक बैलेंस में आ गए, वो इक्विलिब्रियम में आ गए, तो नेट फ्लो जो है वो कुछ समय के लिए वो जो है बंद हो गया। दैट इज द बैलेंसिंग कंडीशन। thermodynamic equilibrium implies that the system has achieved a balance between with the surrounding or anything which is present around the system, जो कुछ भी उसके बाहर है, जो कुछ भी उसके अलावा है, उसने जो है उसके साथ एक बैलेंस बना लिया, उसने जो है उसके साथ एक तालमेल बैठा लिया, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, दैट इज द वेरी गुड सिचुएशन जहां पर तुम उसको स्टडी कर सकते हो कि भैया ये इक्विलिब्रियम में इसने अपना तालमेल बैठा लिया। ठीक है सर और हाँ बोलो। सर जब हमारे सिस्टम में केमिकल प्रोसेस चल रही है हम्म, और एटमॉस्फेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, अच्छा, तब भी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। किसी सिस्टम में केमिकल केमिकल प्रोसेस चल रहा है। यस सर। ये पहले माइक थोड़ा बंद करो, माइक बंद करो। हाँ, केमिकल, इन्होंने पूछा कि किसी सिस्टम में अगर केमिकल प्रोसेस चल रहा है और वो जो है किसी भी सराउंडिंग के साथ नहीं है, तो उस समय क्या हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे? उस समय हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो केमिकल प्रोसेस, उसके अंदर जो भी तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो रिएक्शन वगैरह कुछ हो रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन या कोई भी एक्टिविटी जो हो रहा है, ये एक्टिविटी कब होता है? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है कि नहीं? हेलो, यस सर यस। तो उस समय वो इक्विलिब्रियम में नहीं है उसका। अब जब इसका ये केमिकल प्रोसेस जो कुछ भी हो रहा है, वो केमिकल प्रोसेस जब बंद हो जाएगा, देन इट कैन अटेन सम बैलेंस कंडीशन विद द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम where there is no net flow of energy is achieved। ये अचीव कब होता है? when the system comes in contact with a large reservoir, या लार्ज रिजर्वायर अभी हम तुरंत नहीं लिखेंगे, लार्ज सिस्टम
and there is some exchange, there is some exchange, कुछ exchange जो है इसमें हो रहा है, कुछ चीजों का exchange हो रहा है इसमें। क्या exchange हो रहा है हम लोग अभी बाद में देखेंगे इसको। तो ये जैसे इन्होंने पूछा कि ये अगर केमिकल रिएक्शन है तो ये क्या इक्विलिब्रियम में है, उस समय ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये इक्विलिब्रियम में आएगा जब ये रिएक्शन होने का कारण ही है कि देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आफ्टर ए सर्टेन स्टेज जब इसके पास एक और सिस्टम है जिससे ये इंटरैक्ट कर रहा है, जिसको हम सराउंडिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा सा सिस्टम, उसके साथ जब ये कांटेक्ट में आएगा, देन आफ्टर सम टाइम, तुरंत नहीं हो जाएगा, आफ्टर द लैप्स ऑफ सम टाइम it will achieve the state of equilibrium. The system will achieve the state of equilibrium after the lapse of a long time. कुछ समय लगेगा इसको। हम लोगों ने आर्गोडिक हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसमें पढ़ा था एंसेंबल एवरेज और टाइम एवरेज, याद है कि नहीं? यस सर। एंसेंबल एवरेज एक पढ़ा था जिसमें हम लोग बहुत सारे लार्ज नंबर लेकर के एवरेजिंग करते हैं और एक करते हैं काफी लंबे समय बाद, और वो देखा था दोनों सेम होते। ठीक है, अब अगर सिंगल सिस्टम की बात की जाए उसके लिए हम लोगों ने फेज स्पेस पढ़ा है। जैसे एक पार्टिकल है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम उसका आइडेंटिटी है, उसको हम एक स्पेस में जो है डिनोट करते हैं, जिसको फेज स्पेस होता है, जिसको फेज स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसको हम कैसे स्टडी करें, इसके लिए जो है गिब्स ने एक फॉर्मुलेशन दिया, और इस फॉर्मुलेशन का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो एवरेज वैल्यू है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऑल द फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताते हैं। लेट मी राइट दिस फर्स्ट। टू evaluate the average values of the, अचानक से एवरेज वैल्यू क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं। एवरेज वैल्यूज ऑफ द फिजिकल सिस्टम्स गिब्स proposed the ensemble theory। गिब्स ने जो है एंसेंबल थ्योरी प्रपोज किया। अब ये अचानक एवरेज वैल्यू कहां से आ गया? अभी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। एवरेज वैल्यू इज क्लोजली रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम। कैसे? हाउ? क्वेश्चन इज हाउ। हम एकदम एक कॉमन एग्जांपल तुमको लेते हैं, कोई इसमें स्टैटिस्टिकल भी कुछ नहीं है, कोई इसमें जो है ज्यादा तामझाम मैथमेटिक्स नहीं है। सिंपल पेंडुलम समझते हो? हेलो, यस सर। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक धागे से एक बॉब को लटका दिए और उसको जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करे उसी को सिंपल पेंडुलम कहते हैं ना। यस सर। अब ये फिगर है यहाँ पर, डायग्राम को देखो। इसका जो मीन पोजीशन है, ये जो जिसको हम मीन पहले ही बोल दिए, सारा थ्रिल खत्म हो गया। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं क्या कभी कभी? हेलो, यस सर। क्यों कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन क्यों कहे? क्योंकि सर ये मीन होता है डिस्टेंस में। किसका मीन? मीन माने तो MENE मीन, इसके दो अर्थ है। एक होता है मीन माने बहुत नीच प्रकार का व्यक्ति, एक मीन उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों
जो है साइंस से मतलब है, फिजिक्स से मतलब है, स्टेटिस्टिकल फिजिक्स से मतलब है। एक मीन माने होता है एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ये सब पढ़ते हो, है कि नहीं? यस सर। तो इसको मीन पोजीशन कहने का क्या मतलब? सर ये मध्य में रहता है दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट के। में मध्य में रहता है तो हाँ, एक तुम्हारा स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से तुम सही बता रहे हो, मीन माने होता है एकदम बीच में, एकदम बीच में रहता है। तो क्या बहुत बड़ा काम कर लिया बीच में। ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, माने यहाँ पर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। जैसे ही हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लगता है, वो उसको पीछे खींचता है, और जो है तुम्हारा सारा ऑसिलेशन, रैंडमनेस, इसी का तुम प्रोजेक्शन करोगे साइन वेव जैसा, कॉस वेव जैसा, सारा रैंडमनेस शुरू हो गया। हो गया कि नहीं? है? यस सर। यस तो ये जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जो कि एवरेज, जिसको हम मीन या एवरेज भी कह रहे हैं, इनके हिसाब से वो मध्य में है। मध्य में वो तभी है जब वो इक्विलिब्रियम में है, जब इसमें नेट फैक्टर्स, नेट फोर्सेस जो हैं वो 0 है, स्टेबल है। मीन पोजीशन वो पोजीशन है, या मीन वैल्यू वो वैल्यू है व्हिच इज मोस्ट एक्सपेक्टेड। एक समझ में आया ये जो बताया, ये क्या कह रहे हैं? द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम पहले लिख ले, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम, ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, इसी का जब तुम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हो तो साइन फॉर्म में आता है, एसएचएम का इक्वेशन आता है कि नहीं? यस सर। ऑसिलेटिंग पेंडुलम, अच्छा अभी रुक जाओ, ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज ऑल्सो कॉल्ड मीन पोजीशन बिकॉज, क्यों कहा जाता है मीन पोजीशन? बिकॉज दिस इज द पोजीशन, this is the position where there is, yeah, where there sum of all external forces, एक सेकेंड रुको भाई, is 0. This is the most stable position. यहां से हम जैसे ही हटाएंगे इसको, ये जो है ऑसिलेट करने लगेगा, ये एक रैंडम मोशन करने लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी है कि वापस हम इसी पोजीशन में आए, क्योंकि ये बहुत स्टेबल पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो इसका होता है, दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पोजीशन। अब इनका जो डेफिनेशन है, इन्होंने कहा कि ये जो है मीन माने होता है वो मध्य में रहता है। मध्य में आने का मतलब ये है, एक्वेरियम कैसे हो गया भाई? मध्य में आने का मतलब ये है कि सिंपल सा हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर दें, मध्य में आने का मतलब ये है कि दाहिने का इफेक्ट और बाएं का इफेक्ट सब मिल करके यहाँ पे 0 हो गया, कह सकते हैं ऐसा? हाँ सर। यस सर, एक्सीलरेशन 0 हो जाता सर उस। वहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। अब जैसे ही इसको हम दाहिने या बाएं हटाएंगे, ये ऑसिलेट करने लगेगा, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम। तो ये जो मीन या एवरेज, मीन माने एवरेज होता है, एवरेज ऑफ समथिंग, एवरेज पोजीशन या एवरेज वैल्यू इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू और द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो सकता है। जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कई बार कह देते हैं एवरेज स्टूडेंट, क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं एवरेज स्टूडेंट है? किसको कहते हैं? सुने होना ऐसा, हम किसी को यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, कई बार सुनने में आता है एवरेज स्टूडेंट। क्या इसका मतलब क्या है? क्या कहना क्या चाहते हैं हम लोग? हम लोग अनचटके बहुत सारी चीजें यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम कहें, बोलो, सर सामान्य सा बच्चा इस मतलब जैसे सारे बच्चे रहते हैं लगभग वैसे जैसे ही। सारे बच्चे होते हैं, यस। जैसे ज्यादातर बच्चे होते हैं। अब बच्चा एक ही तो है नहीं,
माने वो स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है which माने उसका जो मेरिट है या उसका इंटेलिजेंस है या उसका क्वालिटी ऐसा है which is most expected to be found, जो बहुत ज्यादा बार मिलता है, which is most probable to be found, है कि नहीं? यस सर। तो किसी भी सिस्टम में चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो यहाँ पे हो, एवरेज और द मीन वैल्यूज are the most expected or most probable or most number of times occurring value। माने एवरेज स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब कुछ होते हैं एक्सेप्शनली ब्रिलियंट होते हैं, वैसे वैसा कुछ होता नहीं है, ये लोगों को चढ़ाने की बातें हैं, वो बात की बात है। एवरेज इनकम है, माने ये जो वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इनकम है, पर कैपिटा इनकम या जो कुछ भी कहो, वो भी एक एवरेज वैल्यू है। माने ज्यादातर लोगों का इनकम इसी रेंज में है, ज्यादातर लोगों का जो फिनेंशियल स्टेट है वो इसी स्टेट में, तो एवरेज वैल्यू वो होता है जो कि मोस्ट लाइकली होता है। ठीक है, समझ में आया? लो, यस सर। average value is the most likely value, जो सबसे ज्यादा हो सकता है, जो सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना जिसकी। इसीलिए किसी भी स्टेट को, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए वी नीड एवरेज वैल्यू, जहां पर और ये एवरेज वैल्यूज आया कैसे? ये रैंडमनेस से आया। एवरेज हम लोग जब भी निकालते क्या करते, बहुत सारी चीजों, हाँ बोलो। यस सर, ये जब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते थे, हाँ तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में हम लोगों को अंतर बताया जाता था। हाँ तो सर बता यहाँ रहे, पे हाँ बता रहे, उसमें आएंगे अभी, थर्मोडायनामिक्स इसमें आएंगे। वहां पे जैसे इन्होंने कहा कि एवरेज वैल्यू या और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में अंतर बताया जाता था, उस पे हम लोग आएंगे। क्या अंतर है जरा ये भी बता दो, हमको ध्यान में नहीं है। ये सर, ये अंतर बताया गया था कि जब सब नंबर ऑफ ज्यादा हो, जैसे 10 लड़के हैं, 10 में से 8 जो हों, हम्म 8 अगर 8 के वेलोसिटी से जा रहे हैं हम्म तो वो मोस्ट प्रोबेबल मान लिया जाता था। हम्म लेकिन अगर दो 5-5 पे जा रहे हैं हम्म। तो उनका एवरेज होता है, जो सबका मिला करके वो एवरेज मान लेते हैं। हाँ समझ, माइक माइक बंद, हाँ ठीक है, अभी आते हैं वो डिटेल्स में बताएंगे। वो ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इन्होंने जो बताया, इनके कहने का मतलब ये है कि हम किस तरह के सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। क्या हम 10 लड़कों का ग्रुप स्टडी कर रहे हैं कि हम 1000 लड़कों का ग्रुप स्टडी कर रहे हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो है अभी बेसिक जो एवरेज का मतलब है उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जो एवरेज वैल्यूज हैं या ये जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज है जो कि इक्विलिब्रियम में हमको मिलते हैं, इसको इवैल्यूएट करने का तरीका गिब्स ने बताया था। इन्होंने बताया कि जैसे एक सिस्टम है, उसको हम सराउंडिंग के साथ रख दिए और वो जो है अपना लंबे समय तक कुछ एक्सचेंज करता रहा, एंड आफ्टर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम वो एक जो है इक्विलिब्रियम में आया। ठीक है, इन्होंने गिब्स ने बताया कि ये जो लंबे समय तक का एवरेज है, इसको ना लेकर के हम अगर इमेजिन करें कोई एक ऐसा ग्रुप which आर सिमिलर सिस्टम्स, सब बाहर से देखने में एक जैसे, बट उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने बताया है बट दे आर सुटेबली रैंडमाइज्ड। इसका मतलब क्या हम बता रहे हैं, और उसके बाद हम एवरेज ले उस ग्रुप में जिसमें एक ही प्रकार के कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो है मौजूद है, किसी एक समय पर उनका हम एवरेज ले। दिस मेथड, इस मेथड को उन्होंने बताया इट इज बेटर देन टेकिंग द लॉन्ग टाइम एवरेजेस। हम लोग अर्गोटिक हाइपोथेसिस पढ़े हैं,
इसमें उसकी चर्चा की गई थी। गिब्स सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द टाइम एवरेज for long periods of time, we can imagine a system या a collection of a large number of systems that are identical, but ये हम उन्हीं का लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम बता देते क्या, suitably randomized, which means they are random, मतलब जो है जिसका कोई जो मोशन है या पोजीशन है वो एग्जैक्टली ना पता हो। यहाँ पे इन्होंने कहा कि which are suitably randomized, माने ये जो एक कलेक्शन है आइडेंटिकल सिस्टम्स का, बाहर से सब एक जैसे लग रहे हैं दिखने में, ये जो बाहर से एक जैसे लग रहे हैं, ये बाहर से एक लगना अलग अलग तरीकों से अचीव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमने तुमको इससे पहले लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि हम जो है 2 डाइस फेंक रहे हैं, लूडो का 2 डाइस होता है, और उसमें हमको जो डाइस के ऊपर का जो नंबर है उसका हमको एक सम मिल रहा है, सपोज 6 मिल रहा है। 6 जो है कई सारे तरीकों से मिल सकता है। तो अगर हम इसी तरह का 50 एक्सपेरिमेंट करें जिसमें 2 डाइस को फेंका जा रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट में भी 6 आया, दूसरे में भी, समझो ध्यान से, दूसरे में भी 6 आया, 20 एक्सपेरिमेंट में सम 6 आया। एक में जो सम है वो कैसे आया, 3 + 3, एक में जो है आया 5 + 1, एक में आया 1 और 5, एक में आया 2 और 4, एक में आया 4, 2। बाहर से देखने पे जो ये एक्सटर्नल स्टेट है, दैट इज द सम ऑफ 6, वो सबका सेम है, लेकिन कहीं पे एक डाइस पे 1 है तो दूसरे पे 5 है, दूसरे में क्या है, दोनों में 3 3 है, एक में क्या है, 4 और 2 है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सुटेबल रैंडमाइजेशन। सुटेबल का मतलब है जितने भी पॉसिबिलिटीज से ये टोटल सम या आउटकम या बाहरी जो आउटकम है वो आ सकता है, वो सभी पॉसिबिलिटीज इंक्लूडेड हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ सुटेबल रैंडमाइज्ड, which means they are such that a particular external value is achieved by different possibilities. Suitably means that all the possible outcomes are included in the collection of the identical objects. इसी को कहते हैं सुटेबल रैंडमाइजेशन। समझ में आया सुटेबल रैंडमाइजेशन क्या होता है या क्या करना चाह रहे इसमें? हेलो, यस सर। ठीक है, यही जो ग्रुप है सिमिलर सिस्टम का, इसको हम एंसेंबल कहते हैं। हम लोगों ने एक बार इससे पहले भी इसका लिटरल मीनिंग को देखा था। एंसेंबल माने होता है कलेक्शन, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, वो एक म्यूजिक बजा रहे हैं। अब उस एक जो म्यूजिक तुम्हारा सुनने में आ रहा है, वो म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सब अपने अपने तरीके से बजा रहे हैं, बट दे आर कलेक्टिवली प्रोड्यूसिंग वन म्यूजिक। उसमें तबला भी कोई बजा रहा है, कोई बांसुरी भी बजा रहा है, कोई ढोल पीट रहा है, कोई सितार लेके प्रिंग प्रिंग कर रहा है, बट दे आर एज ए होल क्रिएटिंग ए सिंगल म्यूजिक। हाँ, वहां पे एकदम रैंडम नहीं होता कि कोई बेताल ताल का बेताल कुछ बजा रहा है, वैसे नहीं होगा। सो दिस इज ए ensemble. We call this system
of the identical objects, we call this system of the collection of identical objects as the ensemble. इसी को हम लोग ensemble कहते हैं, ठीक है। और हम लोग जो एवरेज लेते हैं, तो इन जितने भी सिस्टम्स हैं एक कलेक्शन में, उन सब का जो कोई एक पैरामीटर है उसको ऐड करके नंबर ऑफ सिस्टम से डिवाइड करते हैं। दिस इज सिंपली द एवरेजिंग प्रोसेस। तो ये जो एनसेम्बल है, दिस इज ए मैथमेटिकल टूल, इट इज अ विजुअलाइजेशन टू रिप्रेजेंट, या जिसको हम लोग कहते हैं साइमुलेशन of the properties of a system at a particular instant of time, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम लोग ensemble कहते हैं, और it is a mathematical tool, it is a mathematical, कई लोग इसको imaginary भी लिख देते हैं, लेकिन हम imaginary नहीं लिखेंगे, because it is a mathematical tool to visualize simulation। माने समझते हो? सर एक साथ साइमुलटेनियस नहीं बोल रहे हैं, साइमुलेशन समझते हो? कंप्यूटर साइमुलेशन सुना है कभी? नो सर। साइमुलेशन मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे गेम्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसा, हमें तो उतना नहीं मालूम, हम उस फील्ड के नहीं हैं, उसमें जो है वो प्रोग्रामर कुछ ऐसे सिचुएशन को बनाता है, तुमको लगता है तुम जो है लड़ाई के मैदान में, इसको साइमुलेशन बोलते हैं, कंप्यूटर साइमुलेशन। तुमको एग्जैक्ट चीजें दिखती हैं, तो वो जो साइमुलेशन करता है, वो साइमुलेशन भी इसी प्रोसेस से करता है। फॉर एग्जाम्पल 200 साल पहले दो राजाओं की लड़ाई, ठीक है, वो जो है, देखो अब समझो इसको क्या हो रहा। हम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। पहले टीवी में नहीं, हिस्ट्री चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, क्या बोलते हैं, डेडलीस्ट वॉरियर्स, कभी सुना है? डेडलीस्ट वॉरियर्स ऑफ हिस्ट्री। यस सर। देखा है? यस सर, बहुत पहले का सर। हाँ, बहुत पहले आता था। उसमें दो जो है आर्बिट्ररी दो लोगों को चूज कर लिया गया, एक मंगोल को चूज कर लिया गया और एक ग्रीक को चूज कर लिया गया। अब इनका जो स्टडी करने का तरीका है वो ये क्या है कि इनमें से कौन जो है जीत जाएगा। अब दोनों तो अभी है नहीं, 200 साल पहले की बात है, 300 साल पहले की बात है। इन्होंने उसी तरह का एक सिस्टम क्रिएट किया, ध्यान से समझो, उसी तरह का जो आर्मर है, उसी तरह के वेपन्स हैं, उसी तरह के सारे सिस्टम्स को जो है इन्होंने क्रिएट किया बाय कंप्यूटर साइमुलेशन। और इसके बाद जो है दे आर रिपीटिंग देयर वार, उन दोनों का जो फाइट है वो करीबन वो 2000 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, ठीक है। और उसमें से जो निकल के आता है वो कहते हैं कि अगर इन दोनों में लड़ाई होता तो ये जीतता। अब वो दोनों तो है नहीं, हमें नहीं मालूम जीतता कि नहीं, वो एक पॉसिबल रिजल्ट निकालते हैं। तो दे आर एक्चुअली जो 2000 बार साइमुलेट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं बेसिकली, दे आर क्रिएटिंग आइडेंटिकल सिस्टम्स। दोनों जो फाइटर है एक है, दोनों के हथियार, उस समय जो भी हथियार उनके पास होते थे वो दोनों हथियार उनके पास है वो, and they are creating identical war situations some 1000 times or 2000 times, और इस लार्ज नंबर में से वो एवरेज निकाल रहे। तो दिस इज सिमिलर टू द एनसेम्बल प्रोसेस। हमारे पास एक लार्ज नंबर है, उसमें से हम एवरेज निकाल रहे हैं, उसमें से जो है हम रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली साइमुलेशन इसी को कहते हैं, विजुअलाइज एंड साइमुलेट the exact physical system from a collection of a large number of
आइडेंटिकल सिस्टम। तो इसमें जो ये कलेक्शन में जो हर एक सिस्टम है वो उसी प्रकार का है, जो हम एग्जैक्ट सिस्टम जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं वो बाहर से उसी तरह का लगता है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनसेम्बल, लार्ज कलेक्शन। और इसी में जो है हम लोग एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। एवरेज क्योंकि वो इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ है, वो इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है। अब इसी में जो है हम पहले यहाँ पे तुमको कम से कम इंट्रोडक्शन दे दे। इसमें जो सबसे पहला एनसेम्बल आता है या कलेक्शन आता है, इसको बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। अब तुम लोग ढेर सारा जो है क्वांटम पढ़ रहे हो, हमको बताओ कैनोनिकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैनोनिकल? कैनोनिकल कंजुगेट, जैम वैम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी कैनोनिकल आता है। कैनोनिकल का क्या मतलब होता है? क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए इट इज एसेंशियल कि हम टर्म्स को समझें। कैनोनिकल का क्या मतलब हम समझते हैं? एक ही एक्सिस के अलोंग सर। एक ही एक्सिस के अलोंग। हाँ, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कह सकते हैं। और कोई? कैनोनिकल मतलब सर डायनेमिक होता है। ये सीन तो होता है कि स्टेबल है लेकिन डायनेमिक होता है। हाँ, ये भी एक मीनिंग है। एंड दिस इज वेरी रिलेटिंग कि वो स्टेबल है लेकिन वो डायनामिक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेबल है लेकिन डायनामिक है। उसने जो स्टेबिलिटी अटेन किया है वो मोशन से अटेन किया है। स्टेबिलिटी का मतलब हमेशा नहीं होता है कि वो स्थिर बैठा हुआ। स्टेबिलिटी माने इट इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम उसने अटेन किया है, इट हैज अटेन्ड दिस इक्विलिब्रियम आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ मोशन। तुम आज 5 साल बाद एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाओ, यू आर इन ए स्टेबल स्टेट, तुम्हारा लाइफ स्टेबल हो गया। लेकिन इन 5 सालों में ये बहुत कम लोगों को पता है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव स्ट्रगल, या जो तुमने मोशन किया है। मोशन करने का मतलब दौड़ना भागना नहीं। कभी सक्सेस हो रहा है, कभी फेल्योर हो रहा है, कभी चीजें बन रहा है, कभी जो है बिगड़ रहा है। यू हैव गॉन थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। फिर स्टेट मैंने यहाँ पे पूरा भारत घूमने को हम नहीं कह रहे हैं, पिछले बार एक ने यही समझ लिया। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लाइफ या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड यू हैव अटेन्ड द इक्विलिब्रियम और स्टेबल पोजीशन। तो ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल जो है, बेसिकली दिस इज ए आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन माने क्या है? यहाँ पे माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का मतलब है, जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कि इसमें जो एनर्जी है इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चाहे वो एनर्जी का हो या मोमेंटम का हो, एनर्जी का ही हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, दैट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम मोमेंटम की भी बात करें तो उसको हम एनर्जी के टर्म्स में दिखाते हैं। हम लोग एक एक्सप्रेशन जानते हैं, P इज इक्वल टू √2mE, सुना है कि नहीं? मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अरे P इज इक्वल टू √2mE, सुने हो कि नहीं? बोलो। यस सर, सुने हैं। यस सर। ये इक्वेशन जो है खाली एक इक्वेशन नहीं है, बहुत कुछ बताता है। सिंपल सी चीज है, तुम्हारा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को रिलेट करना। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को एनर्जी से रिलेट कर रहा है, मैंने एनर्जी मैंने वो फैक्टर जो मोशन करा रहा। ठीक है। आइडियल सिचुएशन वेयर द एनर्जी इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। एनर्जी जो है ये कांस्टेंट है, like that in a conservative system। कंजर्वेटिव सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, उसका एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड होने का क्या मतलब है?
कंजर्व होने का मतलब है कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यही मतलब है ना? हेलो, यस सर। उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसी को हम लोग कंजर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम का है। इसमें अगर हम किसी भी क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ले, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी क्वांटिटी P is expressed, तो अब देखो समझो, यहाँ पे एनर्जी जो है ये एक कांस्टेंट है, कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा, एनर्जी जहां था वहीं का वहीं है। तो किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, माने ये जो एंसेंबल कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें कोई क्वांटिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन will be expressed in terms of energy alone। और ये क्योंकि कांस्टेंट ऑफ मोशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी क्वांटिटी P is described in terms of energy alone, as energy is constant and it will be independent of time, independent of time। तो ये जो है, thus this distribution can describe the ensemble in terms of energy alone। ये सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, माइक्रो। माइक्रो माने क्या होता है? वेरी माइक्रो स्मॉल। माने बहुत छोटा, जो नहीं दिखता है, सिंपल सी बात है ना। यस सर। यस सर। अब ये माइक्रो शब्द इसमें क्यों जुड़ा है, क्या मतलब है इस माइक्रो का, ये जो है, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्योंकि टर्म्स को समझ लेना जरूरी होता है, नहीं तो फिर रटना पड़ता है। व्हाट डज माइक्रो मीन? यहाँ पे माइक्रो कहां से आया? माइक्रोस्कोप से तो देख नहीं रहे हैं। तो इसको जो है हम लोग अगले क्लास में इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। कल भी जो है शाम को इस समय क्लास रहेगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर।